स्टूडेंट कल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की कितने टाइप्स थे, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कल जो हमने डिस्कस किया था आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में डिस्कस किया था, आज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, वह एक कानून है कि भारत में सभी बैंकिंग कंपनियों को एक तरीके से नियंत्रित करता है। जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं इन पे सब पे कंट्रोलिंग रहती है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के रूप में ये पारित हुआ। प्रारंभ में केवल ये कानून बैंकिंग के लिए लागू था, बैंकिंग कंपनियों के लिए, लेकिन 1965 में इसे सहकारी बैंकों पर लागू करने और अन्य परिवर्तनों पर लागू करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाने के लिए इसमें काफ़ी संशोधन किया गया। 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी ने अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। बिल भारतीय रिजर्व बैंक के तहत सभी सहकारी बैंकों को लाने की मांग की। ये आरबीआई की देखरेख में 148 शहरी एंड 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों को लाया गया। बिल ने आरबीआई को बैंक के पुनर्गठन या विलय के लिए एक योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी, जो उसे अधीनस्थ के तहत रखे बिना नहीं था। ये बिल संसद में पारित किया गया था। जैसे कि इसकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो बकाया लॉन्स होता है उसकी रिकवरी के लिए कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु अध्यादेश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया गया। इन प्रावधानों के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को इस बात के लिए अधिकृत करती है कि लोन डिफ़ॉल्टरों के खिलाफ बैंकों को कार्रवाई शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी करें, जिससे जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उससे रिकवरी हो सके। रिकवरी की ये कार्रवाई इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी संहिता 2016 के तहत की जाएगी। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि रीपेमेंट के शेड्यूल में बदलाव करना, डिफ़ॉल्टर के एसेट्स को लिक्विड करना यानी बेचना एक तरीके से। आरबीआई स्ट्रेस एसेट्स से निपटने के लिए समय समय पर बैंकों को निर्देश जारी करता है, जिससे स्ट्रेस्ड एसेट्स ऐसे लोन्स होते हैं जिनमें जो भी उधार करता है कि रीपेमेंट नहीं किया गया है, यानी डिफ़ॉल्टर है, एक तरीके से डिफ़ॉल्ट किया गया है, या जिन्हें लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया गया है। स्टूडेंट, बैंकिंग रेगुलेटर के रूप में आरबीआई एक तरह से फाइनेंशियल स्थिरता बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है, जबकि बैंक अपने व्यापारिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जो भी डिफ़ॉल्टर हैं, डिफ़ॉल्ट पर बैंकों को निर्देश देने के लिए एक उनकी जांच की जाती है। स्टूडेंट, जब बैंक रिकवरी नहीं कर पाते तो ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, बैंकों द्वारा लोन्स जिनमें उधारकर्ता ने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है। अब आरबीआई के अनुसार डिफ़ॉल्टर के 90 दिन के बाद लोन्स को एनपीए में डाल दिया जाता है। बकाया राशि को रिकवरी के लिए बैंक लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। स्टूडेंट, देखिए इसकी मीनिंग। दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कंसोलिडेट्स द लॉ relating to banking
and provides for nature of transaction which can be carried out by banks in India. The central over management, suspension, and binding up of banking companies and penalties of violating provisions of the Act. The primary objective of company law is to safeguard the interest of the stockholder and that of banking legislation is the protection of the interest of depositor. Therefore, it was felt that separate legislation was necessary for the regulation of banking in India. As a result of Banking Revolution Act was passed in 1949. Initially, it was called the Banking Companies Act. इसकी हिस्ट्री स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 1949. देखिए द फर्स्ट बैंक इन इंडिया द जनरल बैंक ऑफ इंडिया इन हिंदुस्तान ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1786. बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड बैंक ऑफ बंगाल बैंक followed. The East India Company established Bank of Bengal 1809, Bank of Bombay 1840 and Bank of Madras 1843 as independent units and called them Presidency Banks. These three banks were amalgamated in 1920 and Imperial Bank of India. इसको अमलगमेटेड कर दिया गया तीनों बैंकों के बाद, जिसका नेम इंपीरियल बैंक रख दिया गया. A bank of private shareholders, mostly Europeans, was established. Allahabad Bank was established. Allahabad Bank was established exclusively by Indians in 1865. Punjab National Bank was set up in 1894 with headquarters in Lahore. Between 1906 and 1913, Bank of India, Central Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Bank and Bank of Mysore were set up. The Reserve Bank of India came into 1934. During the first phase, the growth was very slow. The bank also experienced periodic failure between 1913 and 1948. There were approximately 1100 banks, mostly small. To streamline the functioning and activities of commercial bank, the Government of India came up with the Banking Companies Act 1949, which was later changed in the Banking Revolution Act 1949 as per Amending Act of 1965. Banking Revolution Act 1949 was enacted to consolidate and amend law relating to banking and to provide a suitable framework for regulating the banking companies in India. Initially, the Act provided for regulation of banking companies only, but in 1965 the Act was amended to cover cooperative banks as well with certain modification. The Banking Revolution Act 1949 provides a framework for regulation and supervision of commercial banking activity. The emphasis of supervision has shifted in the recent years from the traditional capital asset management, earning, liquidity and interest rate sensitivity approach to more risk-based approach such as that of Basel II. Banks are service institute dealing with funds of the public. They are different from joint stock companies because they do not
collect the required capital from shareholder but accumulated a very large proportion of working capital from the public in the form of deposit. The need to regulate the working of banks arose, and to facilitate the same in the national interest, a separate act was passed. स्टूडेंट, इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट. नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज on banking business. The provision of Indian Companies Act 1913 was felt inadequate and unsatisfactory to regulation and control banking business in India. Number 2, minimum capital requirement. Due to inadequacy of capital, many banks failed, and hence prescribing a minimum capital requirement was felt necessary. Number 3, avoid cutthroat competition. One of the key objectives of passing this act was avoid cutthroat competition among banking companies. Number 4, prevent indiscriminate opening of new branches. To prevent indiscriminate opening of new branches and ensure balanced development of banking companies by the system of licensing. Number 5, RBI powers to operate appointment. RBI powers to operate appointment, reappointment and removal of chairmen, directors and officers of bank. Provide compulsory amalgamation. Compulsory amalgamation of weaker banks with stronger banks and thereby strengthen the banking systems in our country. Next, restrict foreign banks. Introduce new provision to restrict foreign banks in investing fund of Indian depositors outside India. Last, easy liquidation. Provide quick and easy liquidation of bank when they are unable to continue further amalgamate with other banks. Thank you, student.